नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर अपनी कृतिका पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का चैप्टर 2, जिसका नाम है मेरे संग की औरतें। ये चैप्टर लिखा गया है मृदुला गर्ग जी द्वारा और जो लेखिका है मृदुला गर्ग जी, उन्होंने अपनी 4 पीढ़ी की महिलाओं के बारे में बताया है। जिन बच्चों ने लास्ट 2 सेशंस में इस चैप्टर को पढ़ा है, इस चैप्टर को समझा है, उनके लिए हमारा आज का सेशन बिल्कुल भी नया नहीं होगा, क्योंकि काफी कुछ बातें, काफी कुछ चीजें उन चैप्टर्स में हम पढ़ चुके हैं अपने इस पाठ के बारे में। यानी कि मृदुला गर्ग जी ने यहाँ पर इस पाठ में अपनी 4 पीढ़ी की जो महिलाएं उनकी फैमिली में है, जैसे कि उनकी परदादी, उनकी दादी, उनकी नानी, उनकी माँ और साथ में उनकी बहनें, तो 4 पीढ़ी की महिलाओं की बात यहाँ पर की है। और उनकी जो विचारधारा है, उनकी जो सोच है, उनके जो काम है, वो सारी चीजें यहाँ पर बताई है। और सबसे मेन चीज बताई है कि कैसे ये महिलाएं लीक से हटकर सोचती थी। यानी कि एक होता है कि हमें इसी ढंग पर चलना है, ये हमारी रीति है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है। ये सोचते हुए किसी एक चीज को पकड़कर उसके पीछे चलना, उसको फॉलो करना इन्होंने कभी भी बहुत सही नहीं समझा। इन्होंने सोचा कि हम सही को चुने, जो सही रास्ता है, यानी कि रूढ़िवादी सोच को हटाकर सही रास्ता जो है उसे चुने। फिर चाहे वो, अब देखिए जैसे कि यहाँ पर एक बहुत ही मेन बात बताई गई थी कि जो लेखिका की माँ थी वो घर के बिल्कुल भी काम नहीं करती थी। यानी कि कभी भी लेखिका स्वयं कहती है कि उन्होंने कभी भी एक माँ का, एक बहू का, एक पत्नी का फर्ज नहीं निभाया, कर्तव्य नहीं निभाया। वो कोई भी ऐसा काम अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए नहीं करती थी जो एक आम महिला करती है। और फिर भी उनकी फैमिली में उनकी जो सास ससुर है, उनके जो परिवार के बाकी मेंबर्स हैं, फैमिली के बाकी मेंबर्स हैं, वो कभी भी अपनी बहू को नहीं कहते थे कि वो काम नहीं करती है या वो इस तरह से रहती है, बल्कि उनसे हर फैमिली का जो मेन डिसीजन होता था वो उनकी ही हाँ या ना से लिया जाता था। तो क्या रीजन था? तो यहाँ पर लेखिका बताती है कि कई सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि उनकी माँ जो थी वो निष्पक्ष थी और सत्य वक्ता थी, वो कभी भी झूठ नहीं बोलती थी, निष्पक्ष थी। और एक उनके अंदर बहुत अच्छी बात थी कि वो कभी भी किसी की निजी बात है, निजी जो बातें हैं वो कभी दूसरों के साथ शेयर नहीं करती थी। यानी कि लेखिका कहती है कि हमारी माँ जो है वो बाहर वालों की बहुत अच्छी मित्र थी और हमारी भी बहुत अच्छी मित्र थी। यानी कि हम जाकर अपने मन की कोई भी बात उन्हें कह सकते थे, वो कभी भी इधर की बात उधर नहीं करती थी। और उन्होंने घर पर भी सभी अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को और खुद को एक पर्सनल स्पेस दिया हुआ था कि तुम अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को अपने तरीके से जी सकते हो, एक भरोसे के साथ। क्योंकि वो खुद अपने आप ऐसी थी और वो दूसरों पर भी उसी तरह का होने पर का भरोसा करती थी। तो लेखिका ने यहाँ पर बताया था कि इसी कारण मैं और मेरे भाई बहन हम लेखन के हवाले हो गए। यानी कि एक निजित्व उनके जीवन में था, काफी सारा पर्सनल स्पेस उनके पास था और उसी में उन्होंने ये लेखन कार्य करना शुरू कर दिया। तो देखिए आगे कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। हमने लास्ट सेशन में जो पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि लेखिका के घर के पास ही कहीं कहीं पर शादी थी और कॉलोनी के जितने भी पुरुष वर्ग थे वो सभी बाराती बनकर बारात में गए हुए थे। जितनी भी महिलाएं थी वो घर पर तैयार होकर सज धज कर रत जगा कर रही थी, डांस कर रही थी और गाने गा रही थी, गाना बजाना चल रहा था। और उसी बीच एक चोर जो है उनके घर में घुस गया था। तो यहाँ पर लेखिका ने बताया कि यहाँ पर जो
उनकी फैमिली में उनकी माँ है, खास तौर पर तो उनकी जो माँ है वो इस शोर शराबे में ना जाकर वो अपने घर में ही रही। और उस दिन ये हुआ कि उनकी माँ ने अपना कमरा छोड़कर, क्योंकि उनके कमरे में वो शोर काफी ज्यादा आ रहा था, तो वो अपना कमरा छोड़कर दूसरे कमरे में जाकर सो गई। और यहाँ पर लेखिका बताती है कि जब मैंने ये चोर नामी चोर का जो ये किस्सा है, ये होश संभालने के बाद मैंने कई बार सबके मुंह से सुना है। तो लेखिका बताती है, हुआ यूं था कि किसी शादी के सिलसिले में नुक्कड़ की हवेली के तमाम जो मर्द थे, यानी कि पुरुष थे, वो सब दूसरे गांव में बारात में गए हुए थे और औरतें सज धज कर रत जगह मना रही थी। ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुस गए, ये किसी को खबर नहीं हुई। पर चोर था बदकिस्मत। चोर की बदकिस्मती ये थी कि वह जिस कमरे में घुसा था उसी में माँ जी सोई हुई थी, यानी कि आज उनकी माँ उसी में सोई हुई थी, क्योंकि औरतों के शोर से बचने के लिए वो अपना कमरा छोड़कर आज दूसरे कमरे में जा सोई थी। बेचारा चोर तमाम जुग्राफिया दिमाग में बिठला कर उतरा था। उसे क्या पता था कि जिस बड़ी बूढ़ी पुरखिन इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन, अब देखिए यहाँ पे ये शब्द प्रयोग किया गया है लेखिका की माँ के लिए, बड़ी बूढ़ी पुरखिन। ये क्यों यूज किया गया है? क्योंकि लेखिका ने बताया शुरुआत से ही उनकी माँ अक्सर अपना जो सारा टाइम है, यानी कि अपना पूरा एक तरह से पूरे दिन भर का जो 100% टाइम है वो अपने कमरे में ही स्पेंड करती है। वहीं पर वो अपना लेखन कार्य करती है, साहित्य पर चर्चा करती है, साहित्य पर लिखती है, पढ़ती है, म्यूजिक सुनती है या कोई और चीजें, वो सब कुछ अपने कमरे में अपने बेड पर बैठे बैठे लेटे लेटे करती है। तो इस तरह से उन्हें बड़ी बूढ़ी पुरखिन कहा है, यानी कि जो अपने कमरे से कभी नहीं हटती। और आज उन्होंने अपना अपना रूम अपनी जगह बदल ली है। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी, चोर के दबे पांव की आहट से खुल गई। तो बुढ़ापे की नींद के विषय में कहा है, तो बुढ़ापे की नींद जो होती है बहुत हल्की होती है, बहुत कम एक तरह से साउंड में भी अचानक खुल जाती है। अब देखिए, क्योंकि कोई भी अगर कमरे में घुसता है तो आहट तो हो ही जाती है। तो अगर चोर घुसा, आहट हुई, कौन? माजी ने इत्मीनान से पूछा, कौन? तो देखिए, जी मैं, युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। देखिए, कोई भी कहता है कौन, तो हम बाहर से यही कहते हैं जी मैं, या तो हम उसके आगे से अपना नाम ले लेते हैं। तो इस तरह से लेखिका की माँ जो है उन्होंने कहा, पानी पिला। माँ जी ने कहा। चोर ने कहा, जी मैं, क्योंकि वो कंफ्यूज हो गया, उसे लगा कि यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है, वो कंफ्यूज हो गया। चोर झिझक रहा था, अब वो डर गया था, क्योंकि उसको लगा कि अब ये उठती है, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि मेरे परिवार का कोई सदस्य आया है। तब तक माजी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी, लोटा खाली था। और इतनी देर में ही उससे पूछते पूछते कौन, तो वो हाथ लगाकर बिस्तर के कोने में जो लोटा रखा हुआ था उसे टटोल कर देख चुकी थी कि वो लोटा खाली है। ऐसा कर, उन्होंने कहा, यानी कि उन्होंने कहा, ऐसा कर, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला। तो क्योंकि लोटा खाली था तो उन्होंने कहा, ले ऐसा कर, कुएं से पानी ले आ, कर देख, कपड़ा कसकर बांध कर रखियो, तरीके से छानियो। यानी कि पहले के समय में इतने ज्यादा जो ये वाटर प्योरीफायर्स होते हैं, आरओ और जितने भी ये अलग अलग तरह के प्योरीफायर्स आते हैं, तो ये सारी चीजें नहीं थी। और उस समय पर कपड़े से छान कर पानी पिया जाता था। एक कॉटन का सूती कपड़ा, उसको टाइट से लोटे के मुंह पर बांधा जाता था और ऊपर से फिर उसको छाना जाता था। तो उन्होंने कहा, ऐसा कर, ये लोटा ले और कुएं से पानी भर कर ला, और सुन, कपड़ा कसकर बांध कर रखियो और तरीके से पानी छानियो। तो फिर चोर बेचारा घबरा गया। अंधेरे में उन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ है।
और कमर में भाग। तो यहाँ पर वो उनको लगा कि जो कपड़ा है, अब उनको चोर को लग रहा था कि उसकी माँ जो है वो कपड़े के बारे में कह रही है कि जो मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ है उसको कसकर बांध लेना। उसको नहीं लगा कि लोटे के बारे में कह रही है, उसे लगा कि वो जो मुंह पर वो कपड़ा बांध कर आया है उस कपड़े के बारे में कहा जा रहा है। तो उसने कहा कि भगवान से उनका तार जुड़े जुड़े होने की उसे खबर थी। शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि लेखिका की जो माँ थी उनकी ईश्वर पर गहरी आस्था थी। तो भगवान क्योंकि वो हमेशा सत्य और निष्पक्षता और एक तरह से भगवान पर उनकी काफी आस्था थी। तो इसकी भनक चोर को भी थी क्योंकि वो आसपास का ही चोर था। तो अब उसे बिल्कुल यकीन हो गया था कि इन्हें पता चल गया है कि मैं चोर हूं, मैंने मुंह पर कपड़ा बांधा है। और ये कह रही है कि मुंह पर कपड़ा कस के बांध लेना और कुएं से पानी लेकर आ जा। पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी। अब देखिए जो भांग छानना यानी कि भांग की सफाई करने के लिए भी उसने अपनी कमर में कुछ न कुछ रखा था। तो उन्होंने कहा कि आप अच्छे से छानियो। उन्होंने पानी छानने के लिए कहा, लेकिन उसको लगा कि ये बुढ़िया भांग भी छानती है। एकदम यकीन नहीं हुआ, चोर को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ और वो बिल्कुल एकदम से आश्वस्त हो गया कि इनके सचमुच से भगवान से तार जुड़े हुए हैं, यानी कि इन्होंने तो साक्षात मुझे पहचान लिया बिना देखे। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा और इसी से चोर कुछ हैरान परेशान हो उठा। जल्दी कर भाई, तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। लेखिका कहती है तब उनकी जो माँ जी है उन्होंने कहा, जल्दी कर भाई, बड़ी प्यास लगी है। अब चोर ने आखिर सच बता ही दिया। पर मैं तो चोर हूँ, मारे घबराहट के और धर्म संकट के चोर ने कह दिया। यानी कि उसको लगा कि पोल तो खुल ही चुकी है, अब यहीं पर पिट पुट के जाने से अच्छा है सच बता दो और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। तो उसने घबराहट के मारे और धर्म संकट में वो फंस गया था, जो क्योंकि उसको बिल्कुल लग रहा था कि इन्हें पता चल गया है कि मैं एक चोर हूँ। तो उसने कहा, मैं तो चोर हूँ, और उसने ये सच उनको बता दिया। तो फिर उन्होंने कहा, कपड़े से छान कर भरियो। तो फिर उन्होंने पूछा, आप चोर के हाथ का पी लोगी? आप चोर के हाथ का पी लोगी, यानी कि आप चोर के हाथ का पानी पी लोगी? कहा ना, रगड़ कर धो लीजो। अब सब नाच गाने में लगे हैं, तेरे और भगवान के सिवा यहाँ कौन धरा है जो पानी पिलाएगा? तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, मैं चोर के हाथ का भी पानी पी लूंगी, तो अपने हाथ साफ करके धो लेना, रगड़ के धो लेना अपने हाथ, और अच्छे से पानी को छान लेना कपड़े से, क्योंकि अभी जो है सब लोग नाच गाने में व्यस्त है, नाच गाने में लगे हैं। तेरे और भगवान के सिवाय अभी यहाँ पर मेरे साथ और कौन है? तो इसीलिए अब और कौन पिलाएगा, यानी कि और कौन पिलाएगा मुझे पानी? तो अब यहाँ पर ऐसे उन्होंने बात की जैसे भगवान उनके बराबर में ही कहीं आसपास धरे हुए हो। उन्होंने चोर से ऐसे कहा कि तेरे और भगवान के सिवा यहाँ मेरे साथ कौन है और जो मुझे पानी पिलाएगा? तो ऐसे बात करी जैसे कि वो यहीं पर भगवान उनके आसपास ही हो। सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया यानी कि बहुत जोर से घबरा गया, बहुत ज्यादा डर गया और लोटा उठाकर चल दिया। अब ये सुनकर चोर बहुत ज्यादा डर गया, घबरा गया और उसने फटाफट लोटा उठाया और वो पानी भरने के लिए चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लौटा, जैसे ही उन्होंने बताया था कि अच्छे से पानी भरना है, हाथ साफ करके धोने हैं, अच्छे से पानी भरना है, उसको कपड़े को टाइट से उस पर बांधना है, फिर अच्छे से पानी छानना है। तो सारी एहतियात के साथ वो पानी भरकर लौटा तो पहरेदार ने धर दबोचा, पहरेदार ने उसे पकड़ लिया। कुएं पर देख लिया गया था, क्योंकि उसको कुएं पर देख लिया गया था कि कोई वहां से पानी भर रहा है।
तब माजी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया। तो उस समय पर वहां पर उनकी माजी आई और उन्होंने लोटे का आधा पानी खुद पिया और आधा पानी माजी को पिला दिया। तो फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, एक लोटे से पानी पीकर अब हम माँ बेटे हुए। अब हमने एक लोटे से पानी पी लिया है और अब इस तरह से पानी पीकर हम माँ बेटे बन गए हैं। अब बेटा, चाहे तू चोरी कर, चाहे तो तू खेती कर। अब उन्होंने दो ऑप्शन दिए कि या तो तू चोर ही बना रहे, क्योंकि अब तू मेरा बेटा हो गया है, और अब चाहे तू चोर ही बना रहे या चाहे तू खेती बाड़ी करके अपनी रोजी रोटी कमा, अपना पेट भर। तो अब बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा? देखिए, अब जो बेटा है वो बेचारा किस लायक रह गया होगा, सोचिए अब उसकी क्या हालत हुई होगी। तो सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती से लगा। अब वो उसने अपना चोरी का ये जो रोमांचक धंधा था, यानी कि जिसमें रोज नए नए कारनामे उसको करने पड़ते थे। रोमांचक का अर्थ होता है कि बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट वाला, उत्साहित करने वाला और नए नए कारनामे करने वाला। देखिए, चोरी करनी है तो नए नए कारनामे तो करने ही पड़ेंगे, रोज अलग अलग तरह के कारनामे करने पड़ेंगे। तो ये सब छोड़कर अब वो खेती करने में लग गया। सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा मुझे, डरा डरा हैरान था। तो लेखिका, क्योंकि उनकी बेटी है और वो चोर उन्हीं से थोड़ा सा कम उम्र का रहा होगा, लेकिन लेखिका कहती है जब मैंने उसे देखा तो वो एक भला मानुस था, बूढ़ा सा था और डरा डरा और हैरान सा था। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सनकी बुढ़ियों के बीच में मैं अच्छी फंसी। यानी कि लेखिका की जो दादी थी और उनकी जो माँ थी। अब लेखिका कहती है कि अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, मैं उन दो सनकी बुढ़ियों के बीच अच्छी फंसी। एक तरफ माजी के चलते अपनी लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी और दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आजादी को लेकर नाहक रोमानी ही रही। तो लेखिका यहाँ पर कहती है कि जीवाणुओं का प्रकोप। अब ये क्या कहा उन्होंने? जीवाणुओं का प्रकोप। तो जीवाणुओं के प्रकोप से उनका कहना है कि एक तो उनकी नानी थी जो भले ही जीवन भर उन्होंने सादा जीवन, उच्च विचार वाला जीवन उन्होंने जिया हो, यानी कि जीवन उन्होंने हमेशा साधारण जिया, पारंपरिक जिया और रीति रिवाजों से भरा हुआ जिया, और लेकिन लास्ट में उन्होंने जो देशभक्ति की भावना, जो देश की आजादी की भावना उनके मन में आई थी, वो एक बहुत उच्च विचार उनके वहां पर दिखे कि वो किस तरह से अपने जीवन में खुले विचारों की, अपने जीवन में, निजी जीवन में खुले विचारों की महिला रही होंगी, वो दिखाई दिया था। और दूसरा उनकी खुद की माँ थी, लेखिका की खुद की माँ थी जिन्होंने जीवन भर इसी तरह से अपना जीवन व्यतीत किया। तो लेखिका यहाँ पर कहती है कि जीवाणुओं का प्रकोप, जीवाणुओं का प्रकोप यानी कि जो एक अनुवांशिक, जो एक हेरिटेज जो चला जाता है कि कई बार होता है ना कि जो हमारी जो सोच होती है, हमारा खाना पीना होता है, हमारा उठना बैठने का तरीका होता है, वो हमारे पेरेंट्स से मैच करता है। हम कहते हैं ना, ये बिल्कुल अपने दादा पर गया है, बिल्कुल अपने नाना पर गया है, बिल्कुल अपने मामा पर गया है, ये बिल्कुल वैसा ही सोचता है, इसकी सोच बिल्कुल वैसी ही है, या ये ऐसे ही खाता है या ऐसे ही चलता है। तो इस तरह से हम कंपेयर करते हैं। तो यही लेखिका ने यहाँ पर कहा है, जीवाणुओं का प्रकोप, यानी कि आनुवांशिक जो चीजें चली आ रही है, पहले से जो चीजें चली आ रही है कि उनकी नानी की सोच ऐसी थी, फिर उनकी माँ की सोच ऐसी हुई और आज खुद की उनकी भी सोच ऐसी हो गई है। तो एक तरह से वो कहती है कि दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आजादी को लेकर नाहक रोमानी रही, अपने बारे में यहाँ पर बता रही है। तो अब लेखिका कहती है कि जब
यहाँ पर उस समय पर आजादी की लड़ाई में भाग लेना जानलेवा माना जाता था, तो इसीलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाजत नहीं दी। एक बार वो बचपन से अपने बचपन की बातों के बारे में बताती है कि वो बीमार थी और अब वो इंडिया गेट पर जो आजादी का जो जश्न मनाया जा रहा था जो एक तरह से आजादी के लिए जो जश्न मनाया जा रहा था उस पर वहां पर उनको जाने की इजाजत नहीं दी। तो यहाँ पर लेखिका कहती है, चूंकि अपने डॉक्टर नाना के परम मित्र उनसे ज्यादा नाना थे, इसीलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते फिरते थे, चुप्पी साध गए। मैं बददस्तूर रोती कलपती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा। मेरी उम्र तब 9 बरस की थी और इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टरी तर्क समझती। यानी कि वो कहती है कि मेरी उम्र थी 9 वर्ष। और देखिए ये जो अवस्था होती है ना बच्चों की, ये ऐसी नहीं होती कि चलो मैं तुम्हें ना ये खिला दूंगी, मैं तुम्हें ये टॉय दे देती हूँ, उससे ना समझ जाए और ना ही बड़े बड़े तर्क वो समझे। तो लेखिका कहती है कि उस समय पर मेरी ऐसी अवस्था नहीं थी और मैं बहुत ज्यादा रोई, मैं बहुत ज्यादा किलकिलाई, लेकिन मुझे वहां पर जाने नहीं दिया। तंग आकर पिताजी मुझे ब्रदर्स करामजोव, जो एक तरह से एक उपन्यास है, इसके लेखक प्रसिद्ध रूसी उपन्यासकार दस्तोवस्की है। इसके जो लेखक है वो प्रसिद्ध रूसी उपन्यासकार दस्तोवस्की है। पकड़ा कर गए ब्रदर्स कारामजोव, उपन्यास पकड़ाया और किताबें पढ़ने में मुझे मिराक था। मिराक यानी कि बहुत ज्यादा शौक था किताबें पढ़ने का, एक तरह से मानसिक रोग कह सकते हैं। वो बहुत ज्यादा किताबी कीड़ा जिसको हम कहते हैं। लेखिका पूरी तरह से अपनी माँ पर गई थी और एक तरह से उनको एक मानसिक रोग कह सकते हैं, एक मिराज कह सकते हैं, किताबी कीड़ा कह सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए डेडिकेटेड थी। तो जब लेखिका कहती है कि सब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी प्राणी सब पलायन कर चुके हैं, यानी कि जा चुके हैं, और पिताजी दूसरे कमरे में बैठकर अपनी किताब पढ़ रहे हैं। तो लेखिका कहती है, मैंने रोना धोना छोड़कर किताब खोल ली और एक बार शुरू कर लेने पर मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूं। मोहलत यानी कि इतना मुझे फुर्सत नहीं मिली कि मैं दोबारा रोना शुरू करूं। लेखिका कहती थी कि जब मैं अपनी किताब पढ़ना शुरू करती थी तो उसको खत्म किए बिना नहीं रुकती थी। तो वो कहती है कि मैंने जब उस किताब को खोला तो मुझे दोबारा इतनी मोहलत नहीं मिली कि मैं उस किताब को दोबारा से बंद कर पाऊं, दोबारा से रो पाऊं, उस बात पर मैं अपना दुख जताऊं। तो यहाँ पर कोई और काम पकड़ लूं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस वक्त ब्रदर्स काराम जो मुझे देने में क्या तुक थी, तब मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि लेखिका तब केवल 9 वर्ष की थी। तो उनके पिताजी ने उन्हें क्यों ये ब्रदर्स कारम जो पुस्तक दी पढ़ने के लिए, उपन्यास दिया पढ़ने के लिए, लेखिका कहती है कि तब मुझे ये समझ में नहीं आया। किताब कितनी समझ में आई वह तो अब तक नहीं जानती, यानी कि क्योंकि वो उस समय की पढ़ी हुई किताब थी। तो लेखिका कहती है, मुझे वो किताब कितनी समझ में आई वो मुझे मैं अभी तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड़बड़ हो गए। यानी कि वो कहती है कि उसके बाद मैंने उस किताब को इतनी बार पढ़ा कि जितने भी पाठ थे उसके अंदर वो सब आपस में मिक्स हो गए। कितना पहली बार में पल्ले पड़ा, कितना बाद में, कहना मुश्किल है, पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अत्याचार अनाचार पर था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया था। तो लेखिका कहती है
कि चैप्टर उस पार्ट में भले ही मुझे चीजें समझ में ना आई हो, भले ही पहले अध्याय में कुछ और दूसरे अध्याय में कुछ समझ में आया हो, लेकिन जो यहाँ पर बच्चों के बारे में जो अध्याय दिया गया था वो मुझे पूरी तरह से कंठस्थ हो गया। और उम्र के पूरे जितने भी पड़ाव होते हैं, चाहे बाल्यावस्था हो, किशोरावस्था हो, युवा अवस्था हो, एक वयस्क की अवस्था हो, तो लेखिका कहती है कि हर पड़ाव में वो मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाव को प्रभावित करता रहा। यानी कि वो चीज उनके दिमाग में बैठ गई थी और हर पड़ाव में उनके साथ थी, वो उस बात को वो कभी नहीं भूली। और इस तरह से उनके लेखन को इस बात ने और महत्वपूर्ण बनाया। यानी कि उन्होंने जब लिखना शुरू किया तो ये विषय, ये टॉपिक उनके लिए एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण विषय बन चुका था। अब देखिए, ऐसे जैसे जादू का कालीन, लेखिका कहती जैसे जादू का कालीन, वो लेखिका का एक नाटक है जो उन्होंने बच्चों के लिए लिखा था। नहीं, 3 किलो की छोरी जैसी कहानी, कठगुलाब उपन्यास के कई अंश हैं। तो उस उपन्यास के कई अंश है, कई भाग है। तो इस तरह से अब लेखिका यहाँ पर बताती है कि यहाँ पे लेखिका कहती है कि पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी, यानी कि उनके परिवार में जो पहली लड़की पैदा हुई जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी, लेखिका बताती है वह मैं नहीं थी, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। यानी कि लेखिका की जो बड़ी बहन थी, जिनके लिए उनकी परदादी ने, उनकी दादी ने, उनकी माँ ने, तीनों ने मिलकर मन्नत मांगी थी कि हमारी बहू का जो पहला बच्चा होगा वो लड़की ही होना चाहिए। तो ये जो मन्नत थी वो लेखिका की बड़ी बहन थी, जिनके घर का नाम था रानी, बाहर का नाम था मंजुल। लेखिका अवतार हुआ और उनका लेखिका अवतार हुआ, वो बड़े होकर एक लेखिका बनी जिनका नाम मंजुल भगत आया। क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर वो पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना उनके आड़े नहीं आई। यानी कि मंजुल भगत, देखिए मृदुला गर्ग, ये सारी जो नाम है लेखिका कहती है क्योंकि उन्होंने जो लेखन कार्य शुरू किया अपनी शादी के बाद किया, तो उनको अपने नाम के आगे पति का नाम जोड़ने में कोई भी एक तरह से हीन भावना उनके अंदर नहीं आई और उन्होंने बिल्कुल अपने उसी नाम से अपने आप को आगे बढ़ाया। इसीलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़कर वो भगत बनी। यानी कि वो मंजुल जैन होने के साथ वो मंजुल भगत बन गई। अब लेखिका कहती है दूसरे नंबर पर मैं थी। घर का नाम था उमा, बाहर का नाम था मृदुला। मैंने भी शादी के बाद ही लिखना शुरू किया। तो लेखिका कहती है कि मेरे घर का नाम था उमा और बाहर का नाम था मृदुला, क्योंकि मैंने भी शादी के बाद ही लेखन कार्य शुरू किया तो बतौर लेखिका नाम मृदुला गर्ग हुआ। यानी कि उनके पति का जो नाम था, उनका सरनेम जो था वो गर्ग था, तो उन्होंने अपना जैन सरनेम छोड़कर अपने पति का सरनेम अपनाया। तो वो कहती है क्योंकि मैंने लेखन शादी के बाद शुरू किया तो लिखने में जहां पर भी मेरा लेखन था, लेख था, मेरा नाम वहां पर मृदुला गर्ग ही आया। अब लेखिका कहती है मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया था उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। यानी कि नारीवाद का एक चलन आया और शादी के बाद नाम न बदलने का, कि शादी के बाद हम अपना नाम चेंज नहीं करेंगे, ये चलन उसी समय चलाया। जैसे मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे भी पूछा जाता था कि आप लोग इतनी पोंगा पंथी घर घुस्सू क्यों हो, नाम क्यों बदला? हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था। यानी कि उस समय क्योंकि काफी सारा इस तरह का नारीवाद की बातें चल रही थी, तो लेखिका कहती है कि मन्नू भंडारी का हवाला देकर, मन्नू भंडारी जो लेखिका है उनका हवाला देकर हमसे भी पूछा जाता था कि आप इतनी घर घुस्सू और पोंगापंथी क्यों हैं, आपने नाम क्यों बदला? तो लेखिका कहती है इसके लिए हमारे पास कोई ढंग का जवाब नहीं था।
अब भी नहीं है, पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। लेखिका कहती है कि नाम बदलने से मेरे व्यक्तित्व पर कोई असर नहीं पड़ा, मैंने अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान नहीं देखा। और पूछने को तो पिताजी से लोग यह भी पूछते थे, 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी को 2-2 नाम रखकर छोड़े। यानी कि 5 बेटियां थी, तो 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा या हर बेटी के आपने 2-2 नाम रख दिए। जैसे कि वो अपने बारे में बताती है कि उनकी जो बहन का नाम था वो भी घर पर कुछ और था, बाहर कुछ और था। अपना नाम बताती है कि घर पर उनका नाम उमा था और फिर उनका नाम मृदुला था बाहर का। तो इस तरह से हर बेटी के उन्होंने 2-2 नाम रखे हुए थे। अब यहाँ पर जैसे कि वो अपनी छोटी बहन के बारे में बताती है, तीसरी जो उनकी बहन है उसके बारे में बताती है कि उसका घर का नाम गौरी और बाहर का नाम चित्रा था और वह नहीं लिखती थी, क्योंकि उसका कहना था कि वो इसीलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए। यानी कि सब अगर लेखक बन जाएंगे तो पढ़ेगा कौन। तो वो ये कहती थी कि मैं नहीं लिखूंगी क्योंकि घर पर कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए। खैर उसके बाद जब चौथी 5वीं बेटी पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका नाम एक एक ही रखा। यानी कि 3 बेटियां जो थी, तीनों के 2-2 नाम थे। तो लेखिका कहती है कि शायद अब पिताजी ने जमाने के इतने ताने सुन लिए थे, इतनी बातें सुन ली थी कि 2-2 नाम क्यों रखे हैं। तो सब पिताजी ने उन दोनों के एक एक ही नाम रखे। एक का नाम रेणु और दूसरी का नाम अचला। अब लेखिका यहाँ पर कहती है कि हमारी 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ, उसका नाम था राजीव। और मजे की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रही, अचला और राजीव फिर से उसमें जा फंसी। यानी कि टोटल 6 भाई बहन थे, 5 बहनें 1 भाई। तो जो 5 बहनें थी उनमें से शुरुआत की 2 बहनें लेखिका से जो बड़ी बहन थी और स्वयं लेखिका, ये दोनों राइटिंग करती थी, लिखती थी। बीच के जो 2 बहनें थी वो लेखन कार्य नहीं करती थी। और उसके बाद की जो उनकी एक बहन थी और साथ में भाई था राजीव, वो दोनों भी लेखन किया करते थे। यानी कि 6 में से 4 भाई बहन जो है वो लेखन कार्य किया करते थे। तो अब यहाँ पर लेखिका कहती है, अचला मुझसे 8 साल छोटी थी। अचला मुझसे 8 साल छोटी थी और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए, क्योंकि लेखिका से 8 साल छोटी थी और इतने में काफी ज्यादा समय जो है चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो समय के बदलाव की लाज रखते हुए वो अंग्रेजी में लिखती थी। यानी कि तब तक अंग्रेजी लेखन जो है स्टार्ट हो चुका था, अंग्रेजी में लिखती थी। पर राजीव जो था उनका भाई, वो फिर से हिंदी के हवाले हो चुका था। यानी कि हिंदी में लिखना उसने स्टार्ट कर दिया था और वो हिंदी में लिखता था। अब लेखिका कहती है कि मुझे घर पर मुझे हिंदी की आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ता था। अब आगे बताती है, खैर मैं अपनी नहीं उन अदेवियों की बात करना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजन धरती पर आई थी। यानी कि जो उनकी परदादी थी उनकी मन्नत के कारण वो जो धरती पर आई थी उनकी बात बताती है। वो लेखक नहीं बनी, यानी कि जो लेखक नहीं बनी, जो उनकी 2 बहनें थी जो लेखक नहीं बनी, जो बनी उनकी सांस लेने की जरूरत कुछ ज्यादा हो, समझ में आता है। जैसे मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा था, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की जरूरत ही क्या है। पर यहाँ तो हम शेर तो गैर लेखिका बहने सवा शेर। यानी कि लेखिका कहती है कि अगर हम 2 लेखिका बहनें शेर थी, हम 3 लेखिका बहनें शेर थी, तो हमारी जो 2 बहनें थी वो सवा शेर थी। यानी कि हमसे भी ज्यादा एक्सपर्ट थी, हमसे भी ज्यादा उनको हर चीज का तरीका था। चौथे नंबर वाली रेणु का आलम तो यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उससे छोटी बहन अचला को बस अड्डे पर लेने जाती तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती, क्योंकि उसका कहना यह था कि थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना
सामंत शाही का प्रतीक था, जो शायद साथ ही पिताजी के अतिरिक्त लाड़ का भी। यानी कि वो उसका बिल्कुल भी ये एक तरह से मन नहीं होता था कि छोटी सी डिस्टेंस के लिए भी आप गाड़ी में बैठकर जाए। तो इस तरह से, और रसोइये को खाना खिलाकर जल्दी फारिग करने की लाचारी का भी। माँ तो सब चीजों से उदासीन रहती थी, यानी कि माँ ने कभी उनके लिए कोई काम नहीं किया, माँ ने कभी उनके लिए खाना नहीं बनाया, माँ ने उनके लिए कभी कोई हेल्प नहीं की उनकी। तो माँ इन सब चीजों से अलग थी, और पिताजी जो है वो इन सब चीजों को किया करते थे। पर पिताजी काफी कुढ़ते भुनते जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठे चली आ रही है और रेणु पीछे पीछे पसीने में तरबतर खराम खरा खर खरामा खरामा, यानी कि धीरे धीरे आ रही है। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थियोमा को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था। यानी कि जो एक बार चुनौती, ये बच्चों में होता है ना कंपटीशन, तो एक बार उसको जब चुनौती मिली तो उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उसके हाथ में दे गया। पड़ोस में उसका रुतबा काफी बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने से भी परहेज था, यानी कि वो एग्जाम देने से भी चिढ़ती थी। स्कूल में जैसे तैसे तो उसे पास कर लिया था, पर जब बीए का इम्तिहान देने की बारी आई तो वह अड़ गई। यहाँ पर क्या बोली कि पहले मुझे बताओ कि बीए करना क्यों जरूरी है, पहले मुझे बताओ कि बीए करना क्यों जरूरी है, तब मैं इम्तिहान दूंगी। यानी कि आप मुझे बताओ कि ये पढ़ाई करना, ये एग्जाम देना क्यों जरूरी होता है, तभी मैं एग्जाम दूंगी। अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फायदा है, वरना नहीं। यानी कि उसने कहा कि मुझे यकीन आ गया कि हाँ इस पढ़ाई का कोई फायदा है, तब मैं एग्जाम दूंगी, वरना मैं एग्जाम नहीं दूंगी। तो हमने बहुत सारे तर्क दिए, लेखिका कहती है कि हमने बहुत सारे तर्क दिए। माँ ने समझाया पिताजी से पूछो, माँ ने कहा पिताजी से पूछो। फिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा है। कहा बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूं। अब देखिए बहुत अलग अलग तरीके से उन्हें समझाने की कोशिश की कि पढ़ लो, एग्जाम दे लो। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक ऐसा तर्क दो जिससे कि मुझे समझ आ जाए कि बीए करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी मैं एग्जाम दूंगी। तो यहाँ पर उनकी फैमिली ने काफी उन्हें समझाया बुझाया, लेकिन फिर वो नहीं मानी, और अंत में उनके पिताजी ने वही कुतर्क का सहारा लिया जो हर माँ बाप करते हैं अक्सर अपने बच्चों के लिए। उन्होंने कहा बीए करो। रेणु ने बीए तो कर लिया, पर सिर्फ पिताजी की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर लाकर। सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे थी। यानी कि लेखिका कहती है भले ही वो पढ़ना नहीं चाहती थी, लेकिन सच बोलने में वो अपनी माँ से, क्योंकि माँ उनकी हमेशा सच बोलती थी, तो वो माँ से भी 2 कदम आगे थी। गनीमत यह है कि आधा समय उसके साथ सच सुनकर लोग सोचते थे है यह मजाक कर रही होगी, इसीलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती थी। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है तो वो कहती है नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। यानी कि लेखिका की जो बहन थी वो काफी ज्यादा प्रैक्टिकल थी, काफी ज्यादा चीजें प्रैक्टिकली सोचती थी। तो लोगों को लगता था कि ये मजाक कर रही है। जब वो कोई सच बताती थी तो लोगों को लगता था कि वो मजाक कर रही है, तो इस कारण लोग बिना मेहनत के वो लोगों को काफी हंसा देती थी, काफी लोगों के साथ अच्छा उसका बिहेवियर रहता था। तो जैसे कोई उन्हें गिफ्ट करता था, आज भी लेखिका कहती है कि अगर उन्हें कोई इत्र परफ्यूम गिफ्ट करता है तो वो पहले ही कह देती है नहीं चाहिए क्योंकि मैं नहाती हूँ। तीसरे नंबर पर चित्रा। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी, पर खुद पढ़ने से ज्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी। इसीलिए इम्तिहान में उसके कम नंबर और शागिर्दों के ज्यादा आते थे। होता है ना कई बच्चे जो अपने पढ़ने में कम ध्यान देते हैं और दूसरों को पढ़ाना उन्हें अच्छा लगता है। तो लेखिका कहती है
कि वो इस तरह की थी कि उनके खुद के तो कम नंबर आते थे और उनके शागिर्दों के ज्यादा अच्छे नंबर आते थे। तो देखिए इस तरह से हमने ये जो चैप्टर है काफी कुछ इसमें और ज्यादा पढ़ लिया है इस पार्ट से रिलेटेड, और काफी सारी चीजें अभी भी इसमें शेष रह गई है। तो आपने काफी चीजें अभी तक इसमें पढ़ ली है कि किस तरह से जो 4 पीढ़ी की महिलाएं हैं उनकी जो सोच है उनमें किस किस तरह का डिफरेंस है और कैसे कैसे वो सारी महिलाएं सोचती हैं। तो अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में, और साथ ही इस पार्ट से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आप घर पर जाकर इसको रिवाइज कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।